हो गए ना। हाँ प्यारे साथियों, आज इस जीके के लाइव सेशन में हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस के बारे में, और पॉलिटिकल साइंस में हमारा टॉपिक चल रहा था भारत के प्रमुख राष्ट्रपति। प्रमुख राष्ट्रपति में हमने अभी तक बात की थी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर है राजेंद्र, है ना, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखना भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। मैं बेसिक चीजें बता देता हूं, वापिस एक बार रिवीजन करा देता हूं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और वह ध्यान रखना संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष। 1962 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल के रूप में या एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ज्यादा इसमें कुछ नहीं है भाई, ठीक है ना, 2-3 लाइनें हैं। प्रथम राष्ट्रपति सबको याद है, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल सबको याद है। पर्सन इस लैंग्वेज इसकी चेंज हो जाती है कि भाई एक ही व्यक्ति 2 बार कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फिर क्या होता है? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है ना। भारत के दूसरे राष्ट्रपति, वह भारत के प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति, ध्यान रखना। और आपको पता है कि 1954 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेसिक बातें याद रखनी है। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, उस समय कौन थे भारत के राष्ट्रपति? राधाकृष्णन जी। 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है, और भारत में पहली बार यानी प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ध्यान रखना। उसके बाद में 1965 में पाकिस्तान के साथ में भी युद्ध होता है, ठीक है ना। ये बेसिक चीजें हैं, याद रखनी है आपको। उसके बाद में राधाकृष्णन जी के बाद में जाकिर हुसैन, कौन बनते हैं? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है। क्या है? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। और ध्यान रखना जाकिर हुसैन जी प्रथम राष्ट्रपति है जिनकी पद पे रहते हुए क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जाकिर हुसैन जी को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया? 1963 को जाकिर हुसैन जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बेसिक चीजें है भाई। उसके बाद में जाकिर हुसैन जी के बाद में इनकी मृत्यु होती है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनते? वीवी गिरी। वीवी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, ध्यान रखना। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी। उस समय ध्यान रखना जाकिर हुसैन जी के समय वीवी गिरी जी क्या थे? उपराष्ट्रपति। और आपको पता है हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश से रिक्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। तो वीवी गिरी जी ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया क्योंकि जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई। फिर वीवी गिरी जी ने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा, तो भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनते? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ध्यान रखना, ये भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते। उसके बाद में तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? बीडी जयंती। बच्चों, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? बीडी जयंती का। फिर राष्ट्रपति बन जाते हैं वीवी गिरी जी। वीवी गिरी क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। सबसे कम वोटों से जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी जी। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, ठीक है ना। इनके समय द्वितीय चक्र की मतगणना हुई है। द्वितीय चक्र की मतगणना हुई है, ये मैं बता दूंगा इसको, लेकिन इतना याद रख लेना कि द्वितीय चक्र की मतगणना किसके राष्ट्रपति के चुनाव में हुई है? वीवी गिरी। बस इतनी बात याद रखना है। मैं आपसे पूछ लूं, वीवी गिरी जी को भारत रत्न पुरस्कार 1975 भारत में दूसरी बार क्या लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगता है।
यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, नहीं है ना। नेक्स्ट राष्ट्रपति बनते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। कौन बनते हैं? लिखना, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति व भारत के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान मृत्यु, है ना। पद पे रहते हुए इनकी क्या हो जाती है? रहते मृत्यु। ठीक है ना, ये बातें आपको याद रखनी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? भारत में तीसरी बार क्या लगा है? राष्ट्रीय आपातकाल। सबसे महत्वपूर्ण बात ये 1975 में, है ना, 1975 ध्यान रखना, सन याद रखना। मुझे ये कौन बताएगा? हाथ खड़े करना। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? हाथ खड़े करना भाई, बोलना नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस आर्टिकल में है? हाथ खड़े करना भाई। आवाज क्यों करे? आवाज नहीं करनी है। हाँ, विनोद कामले खड़ा हो। 352। वेरी गुड। 360, 352 और 356। तीन राष्ट्रीय आपातकालीन की शक्तियां ध्यान रखना। आपातकालीन शक्तियों कितने प्रकार की है? 3। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अब मान लो कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्तमान में तनाव की स्थिति है, नीचे बैठ, और युद्ध हो जाए दोनों देशों के बीच में, तो क्या हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है? यस, लग सकता है। ठीक है ना। 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा। सबसे लंबा आपातकाल लगा है, ध्यान रखना। ठीक है ना। अब मुझे ये बता दो कि ये आंतरिक अशांति है। मैंने बताया ना कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 कारणों से लग सकता है। कितने कारणों से? 3। बाहरी आक्रमण, किसी देश के साथ में युद्ध, और आंतरिक अशांति। अब आंतरिक अशांति शब्द की जगह संविधान में क्या है? सशस्त्र विद्रोह। कब जोड़ा गया ये? 44वां संविधान संशोधन 1978। अरे 78 भाई। एक ध्यान रखना, आज एक नोट कर लेना भाई। मुझे ये बताओ, एक चीज याद कर लेना, है ना, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। 42वां संविधान संशोधन आपसे पूछ ले, संविधान संशोधन कब हुआ है? 1976 में। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, छोटा संविधान। भारतीय संविधान का लगभग 80% भाग इस संविधान संशोधन से क्या हुआ था? प्रभावित हुआ था। ध्यान रखना।
कई बार प्रश्न पूछा जाता है, सीधा पूछ ले कि भाई 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1976 में, ठीक है ना। उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था, 1975 में लगा था, 76 में हटा था। उस समय इंदिरा गांधी जी के पास में बहुमत था और इंदिरा गांधी जी ने मन, है ना, मन मर्जी से, ध्यान रखना, देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। इसके पीछे कारण क्या है मैं बताऊंगा अभी जस्ट, लेकिन ये याद कर लेना। अब ध्यान रखना, दो संविधान संशोधन सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो 42वां है, 42 के अंदर दो जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 44वां। 76 में 2 प्लस कर दो भाई, 42 में हमने 2 प्लस किए तो कितने हो गए? 44। और 76 में 2 प्लस कर दे तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1978 में, ठीक है ना। अब ये आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल क्यों लगा, समझना। इंदिरा गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया, 1971 में पाकिस्तान का विभाजन कर दिया, अच्छी काम है, अच्छा बात है, अच्छी बात है। आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता भी होता है 1972 में, शिमला समझौता। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, ठीक है ना। लेकिन घटना यह होती है कि साथियों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद का भी वर्तमान नाम है प्रयागराज, है ना। इलाहाबाद मतलब यूपी में जब चुनाव लड़ती है इंदिरा गांधी जी लोकसभा का, उनका संसदीय क्षेत्र था यूपी, यूपी का इलाहाबाद, ध्यान रखना। प्रयागराज में न्यायपालिका ने बच्चों इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी जी। कौन है? देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। और न्यायपालिका ने इंदिरा गांधी जी को, ध्यान रखना, चुनाव में क्या कर दिया था? अयोग्य घोषित, क्योंकि इस इंदिरा गांधी जी पे आरोप लगा था इन्होंने सरकारी मशीनरियों का प्रयोग किया। चुनाव प्रचार में सरकारी गाड़ियों का क्या किया था? प्रचार किया था। और जो इंदिरा गांधी जी के सामने चुनाव लड़ रहे थे, इन्होंने, ध्यान रखना, न्यायपालिका में चुनौती दे दी कि भाई इंदिरा गांधी जी ने अवैध तरीके से चुनाव का प्रचार करके चुनाव जीत गई और इंदिरा गांधी जी ने सरकारी मशीनरियों का प्रयोग करके चुनाव जीता है। न्यायपालिका ने आदेश दिया कि इंदिरा गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता क्या कर दो? रद्द कर दो। अब देश की प्रधानमंत्री और न्यायपालिका ने बोल दिया कि क्या करेंगे? जो ये आपकी लोकसभा की सदस्यता रद्द करेंगे और इंदिरा गांधी जी को जेल के अंदर डाला जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद में उस समय इंदिरा गांधी जी, नाम तो इंदिरा गांधी जी का चल रहा था, लेकिन प्रमुख शक्तियां किसके हाथ में थी? इंदिरा गांधी जी का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? संजय गांधी। नाम सुना है क्या? संजय गांधी। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि संजय गांधी जी कम उम्र में ही चले गए, नहीं तो राहुल गांधी जी का नंबर कहां था? रियल बात बता रहा हूं। मतलब इंदिरा गांधी जी के 2 क्या थे? पुत्र थे। एक का नाम राजीव गांधी और एक का नाम संजय गांधी। राजीव गांधी जी को कोई मतलब नहीं था राजनीतिक से, कोई मतलब, है ना। राजीव गांधी जी एक पायलट थे और हवाई जहाज उड़ाते थे, प्लेन उड़ाते थे। इटली गए और इटली में सोनिया गांधी जी पसंद आ गई थी। सोनिया एक बार डांसर थी, डांस कर रही थी। अब प्रधानमंत्री का बेटा है, शादी का प्रस्ताव रखा। अब एक बार डांसर है, बार में क्या कर रही थी? डांस कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि जिंदगी बन जाएगी, आज वो राज कर रही है भारत में, देख लो आप। तो राजीव गांधी शादी कर लेते हैं सोनिया गांधी जी से। और राजीव गांधी कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे कि मुझे राजनीतिक में आना चाहिए। सब है ना, राजनीतिक में भाग लेना, कैसे काम करना, प्रधानमंत्री क्या डिसीजन लेगा, ये संपूर्ण काम कौन कर रहे थे? संजय गांधी, इंदिरा गांधी जी का बेटा। कहते हैं ना कि इंदिरा गांधी लेडी डॉन थी। डिसीजन किसके थे? संजय गांधी के थे। नाम किसका था? इंदिरा गांधी जी का। अब इलाहाबाद न्यायपालिका ने इंदिरा गांधी जी को अयोग्य घोषित कर दिया। अब संजय गांधी ने कहा है कि अब क्या करे, हाथ से प्रधानमंत्री जा रहा है पद, प्रधानमंत्री का पद हाथ से जा रहा है परिवार से।
संजय गांधी ने आपातकालीन बैठक बुलाई अपने मंत्रिमंडल की, अपने मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नहीं, न ही वो लोकसभा का सदस्य था और न ही राज्यसभा का सदस्य था, बस एक प्रधानमंत्री का बेटा था। सभी मंत्री उनके सामने पानी भरते थे, इतना पावर था उसके पास। इंदिरा गांधी जी से इतने लोग नहीं डरते थे जितने संजय गांधी से डरते थे। फिर क्या हुआ, बैठक बुलाने के बाद में अब मुझे बताओ, ये आंतरिक अशांति जो इंदिरा गांधी पे आरोप लगता ना, ये सही है? ये इंदिरा गांधी जी ने आर्टिकल 352 का गलत प्रयोग किया था और जनता ने सबक सिखा दिया उसके बाद में, सीधी बात है। ये भारत में गलत तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया आंतरिक अशांति की वजह से, और बैठक में बुलाया और संजय गांधी जी ने कहा कि भाई अब क्या करना चाहिए, मम्मी की तो लोकसभा सदस्यता रद्द कर ली गई है, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। तब एक मंत्री जी ने कहा कि ऐसा करते हैं, हमारे पास में एक आर्टिकल है 352, उसका प्रयोग कब करेंगे, आपातकाल लगा दो। अब मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य थे, उन्होंने कहा कि एक हरियाणा के एक लीडर थे, जाट नेता थे, नाम मुझे नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा था कि भाई इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री नहीं हटने देंगे, आपातकाल लगा देंगे। तब संजय गांधी जी ने, सभी मंत्रियों ने लगभग विरोध किया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि बोल दे कि भाई हम समर्थन नहीं करेंगे। सबके मन में था कि यह गलत तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है। अपने पद को बचाने के लिए, अपनी मम्मी की पद को बचाने के लिए संजय गांधी ने यह आपातकाल लगा दिया था। कोई राजनीतिक पद पे नहीं था, प्रधानमंत्री का बेटा था। फिर एक जो सूचना प्रसारण मंत्री होता है, नाम मुझे याद नहीं है उनका, व्यक्ति का, उस मंत्री का, उन्होंने मना कर दिया कि मैं ये घोषणा नहीं करूंगा, क्योंकि भाई राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो घोषणा की जाती है, न्यूज में आता है, तो उन्होंने कहा कि मैं अखबारों में, प्रेस में या न्यूज में किसी में नहीं बोलूंगा। तो कहते हैं कि संजय गांधी ने दो कान के नीचे लगा करके हाथों हाथ उसका इस्तीफा लिया था मंत्री का, रियल बात है। और एक नए व्यक्ति को मंत्री बना करके उन्होंने घोषणा की कि अब हम क्या लगा रहे हैं, देश के अंदर राष्ट्रीय आंतरिक अशांति की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहे। आरोप क्या था, क्योंकि इंदिरा गांधी जी का उस समय थोड़ा बहुत विरोध हो गया था। जेपी नाम सुना, जयप्रकाश सुना है ना, क्योंकि एक चुनावी रैली थी, चुनावी रैली, उस चुनावी रैली में जेपी ने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ कुछ शब्द बोल दिए थे और वीडियो था उस समय। संजय गांधी ने कहा कि ये देखो, है ना, ये वीडियो है और ये सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, और कोई कारण नहीं था। जनता के अंदर आक्रोश था। इस आपातकाल के दौरान जितने भी इंदिरा गांधी जी के विपक्ष में थे, जितने भी राष्ट्रीय लीडर थे, सभी को जेल के अंदर बंद कर दिया। फिर ध्यान रखना, सभी एक साथ में आ जाते, भाई गर्मी का मौसम था, मच्छर काटे, उनको लगा कि इंदिरा गांधी जी ऐसे तो जीने नहीं देगी, तो सभी ने कहा कि एक साथ में जुट करके क्या बनाएंगे, एक नई पार्टी बनाएंगे। और एक नई पार्टी का गठन किया गया और नई पार्टी का नाम है जनता दल, जो आज भारतीय जनता पार्टी, इसका जन्म हुआ है जेल के अंदर, ध्यान रखना, 1975 में हो गया था। फिर जनता दल के नेता बाहर आए, जनता दल के नेता बाहर आने के बाद में फुल जोश के साथ में चुनाव लड़ा कि इंदिरा गांधी जी ने अत्याचार किया। तो जनता ने, ध्यान रखना, पहली बार कांग्रेस पार्टी को 1977 में हरा दिया था चुनाव में, लोकसभा में 1977, ध्यान रखना, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पहली बार चुनाव हार जाती है और भारत में गैर राजनीति के क्या बन जाते हैं, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी जी के सहयोगी थे, कांग्रेसी थे, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री बन जाते। फिर मोरारजी देसाई को अंदर, उस समय जेल के अंदर थे मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई को भी मच्छर काटे, तो मोरारजी देसाई ने पहला काम क्या किया था, 44वां संविधान संशोधन किया था कि भाई ये आंतरिक अशांति, ये कोई कारण ही नहीं है, आप कोई आंदोलन करोगे तो आरोप लगाया दिया जाएगा कि आंतरिक अशांति है। अब बंगाल में दंगे हो रहे हैं तो ये कारण लगाया जा सकता है कि आंतरिक अशांति है। पाकिस्तान में आतंकी हमला हुआ है, सॉरी, भारत में आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, तो ये आरोप लगाया जा सकता है कि देश के अंदर क्या है, आंदोलन हो रहे हैं। तो मोरारजी देसाई की सरकार ने सबसे पहले काम किया 44वां संविधान संशोधन,
और कुछ संविधान इस संशोधन में संविधान को सुधारा गया। आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र शब्द जोड़ दिया कि भाई आप हथियारों के साथ में है ना आंदोलन करोगे तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। ठीक है ना? किसको? इसको कोई जरूरी नहीं सबको भारत रत्न पुरस्कार मिले भाई सबको भारत रत्न पुरस्कार मिले कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना भाई? लगभग कितने हो गए? 15 व्यक्ति अभी तक ध्यान रखना, व्यक्तिगत रूप से 15 व्यक्ति क्या बन गए हैं? राष्ट्रपति बन गए। व्यक्तिगत रूप से द्रौपदी मुर्मू, ध्यान रखना समझना, व्यक्तिगत रूप से द्रौपदी मुर्मू 15 नंबर की क्या है? राष्ट्रपति है, लेकिन पद के अनुसार 16वें की है। ठीक है ना? लेकिन अभी तक 7 राष्ट्रपति को ही क्या मिल चुका है? भारत रत्न पुरस्कार, है ना? पिछली बार नहीं लिखा है, तब की बार लिख ले, इसमें क्या है ना? क्योंकि पिछली बार प्रमुख राष्ट्रपतियों के बारे में मैंने भाई बता दिया था, और जो ये स्टैटिक जीके की आपके भारत रत्न पुरस्कार की क्लास थी उसमें मैंने जो 7 जो राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उसमें मैंने एक एक चीज लिखा दी आपको, चाहे यहाँ पर लिखो वहां पे लिखो। ठीक है ना भाई? पुरस्कारों की क्लास हो चुकी है मेरी, यूट्यूब पे है, भारत रत्न पुरस्कार की क्लास भी थी, उसमें मैंने बताया है। ठीक है ना? अब यहाँ पे लिखो तो यहाँ पे लिख लो, उस कोई बात नहीं है, नहीं तो वापिस मैं भारत रत्न प्रमुख पुरस्कारों की क्लास लूंगा, उसमें लिख लेना, कोई बात नहीं। ठीक है ना? और सारी चीजें मेरी बात सुनो। अब पिछले बेस में आप शायद हो सकते हो SSC GD के बेच में हो, है ना? उतना डीप से ही नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे मत बोलना कि सर पिछली बार ज्यादा पढ़ा रहे थे, ऐसा भी नहीं होगा। पिछली बार मैंने एक एक आर्टिकल बताए थे, राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति उसके बारे में बात की थी, न्यायपालिका शक्ति के बारे में बात की थी, है ना भाई? मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका, सैन्य शक्ति है। अब इतना विस्तार से नहीं, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास में। ठीक है भाई? ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति है जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई। और ध्यान रखना, सभी राष्ट्रपति को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिल थाम के बैठो, आराम से एक एक चीज याद हो जाएगी। फिर ध्यान रखना, फिर राष्ट्रपति कौन बनते हैं? नीलम संजीव रेड्डी। कौन बनते हैं? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है ना? नेक्स्ट लिखना भाई, नीलम है संजीव रेड्डी। अच्छा, इसको बुरा लगा, मैंने प्रश्न पूछ लिया ना, नीलम संजीव रेड्डी तो इसमें करेक्शन कर ले भाई, क्या है इसमें? पिछली बार में कोई बात नहीं, पिछली बार राष्ट्रपति मैंने भाई शायद तक पॉलिटिकल की क्लास से मैंने नहीं लिए। ठीक है ना? विकास जी सर ने पॉलिटिकल कराई थी, है ना? पिछली बार, उससे पिछली बार की बात करें तो मैंने इतिहास कराया था सिर्फ। ठीक है ना? तो भाई नीलम संजीव रेड्डी, अब ध्यान रखना, नीलम संजीव रेड्डी में ध्यान रखना, समझना, ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति है, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध चुने गए। इनके सामने किसी ने चुनाव नहीं लड़ा भाई, ध्यान रखना, इसके सामने किसी ने चुनाव नहीं लड़ा, ध्यान रखना। ठीक है ना भाई? निर्विरोध सही लिख देना थोड़ा सा, है ना? ठीक है ना? ये भारत के पहले राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए। ठीक है ना? अब निर्विरोध का मतलब क्या है? इनके सामने किसी ने चुनाव नहीं लड़ा है। ठीक है ना? अब समझना, इसके पीछे भी एक कहानी है। ठीक है ना? अरे सुन ले भाई, इसके पीछे भी कहानी है, ये निर्विरोध क्यों चुने गए। देखो मेरी बात सुनो बच्चों, हमने बात की थी कि सबसे कम मतों से जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी जी। कौन है? वीवी गिरी। वीवी गिरी जी के सामने चुनाव लड़ते हैं कौन? नीलम संजीव रेड्डी, और चुनाव हार जाते हैं।
ध्यान रखना, वीवी गिरी जी एक तरफ कौन है, वीवी गिरी जी, और एक तरफ है नीलम, नीलम संजीव रेड्डी है ना, इनके बीच में मुकाबला हो रहा था। कांग्रेस पार्टी, दोनों ही ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी के लीडर है, क्योंकि बाकी दलों के पास में उस समय इतनी औकात नहीं थी, पावर नहीं था कि अपना प्रतिनिधित्व भी खड़ा करे, किसी पार्टी के पास में नहीं थी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बीच में लड़ाई थी। अब कांग्रेस पार्टी दो भागों में विभाजित थी, युवा जितने भी थे ना, क्योंकि ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति है, ध्यान रखना, सब युवा है ना, वो किसके साथ में थे, नीलम संजीव रेड्डी जी के साथ में, और सबसे ज्यादा उम्रदार थे वो किसके साथ में थे, वीवी गिरी जी के साथ में। नीलम संजीव रेड्डी जी का सपोर्ट किसने किया था, इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि भाई वोट किसको देना है, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री को बोल दिया था कि आपके विधानसभा के वोट किसको पड़ने चाहिए, नीलम संजीव रेड्डी जी को। लेकिन सबसे ज्यादा काम कौन आता है, अनुभव आता है भाई, आता है नहीं आता है, चुनाव होते हैं, चुनाव में ध्यान रखना, वीवी गिरी जी चुनाव जीत जाते हैं, नीलम संजीव चुनाव हार जाते हैं। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि ये चुनाव तो मैं हार गई, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी जी का प्रचार कौन कर रही थी, इंदिरा गांधी जी। अब देश की प्रधानमंत्री चुनाव हार गई, ये समझ लो। तो इंदिरा गांधी जी ने लगभग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, ध्यान रखना, राष्ट्रपति शासन, क्योंकि हमारे राजस्थान में भी पहली बार नीलम संजीव रेड्डी जी की वजह से राष्ट्रपति शासन लगा था। अब देख लो, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा है, राजस्थान में सरकार किसकी, कांग्रेस की, केंद्र में सरकार किसकी, कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने कांग्रेस पे क्या लगा दिया था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। सर्वाधिक बार आर्टिकल 356 का प्रयोग करने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, ऐसा कोई राज्य नहीं छोड़ा था, लगभग 2 राज्य छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इनमें कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, क्योंकि बाद में बने। जो पुराने राज्य है ना, ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जिसमें राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, किसी को नहीं छोड़ा था, इंदिरा गांधी जी ने साफ कर दिए थे सब, ठीक है ना। फिर नीलम संजीव जी चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव है इनके सामने किसी ने चुनाव लड़ा भी नहीं, ठीक है ना। और भाई लिख देना, सबसे युवा राष्ट्रपति। अब युवा तो क्या थे, लगभग 60 प्लस थे, लेकिन सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है ना। उसके बाद में ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है ना। प्रथम सिख राष्ट्रपति, प्रथम सिख राष्ट्रपति, ठीक है ना। अब इन्होंने एक जेबी वीटो का प्रयोग किया था, बारी पीछे बंद कर दे यार, इन्होंने जेबी वीटो का क्या किया था, प्रयोग किया था, है ना। अब मुझे कौन बताएगा कि इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग कब किया था, 1986 में, ध्यान रखना, एकमात्र राष्ट्रपति है, ध्यान रखना, 1986 में जेबी वीटो का प्रयोग या पॉकेट वीटो का क्या किया है, प्रयोग। और इनके समय ध्यान रखना, इंदिरा गांधी जी की हत्या, इंदिरा गांधी जी की हत्या, राहुल गांधी से पूछना दादाजी का नाम क्या था, है ना, मैं तो नहीं बताऊंगा भाई, भाई टॉपिक से संबंधित नहीं, क्यों बताऊंगा, है ना। पॉकेट वीटो क्या, इस ये पूछ लेता भाई, है ना, काम की चीजें पूछो भाई, फालतू चीजें क्यों। अब मेरी बात सुनो, इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी थी किसने, सिखों ने, जो इंदिरा गांधी जी के अंगरक्षक थे, इंदिरा गांधी जी के अंगरक्षक थे सिख। ध्यान रखना, इंदिरा गांधी जी ने स्वर्ण मंदिर पे एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को भाई ये जानकारी मिल गई कि जो ये स्वर्ण मंदिर है ये खालिस्तानियों का एक अड्डा बन रहा है। क्या बन रहा है, अड्डा, यानी एक है भाई ये हथियारों का अड्डा बन रहा है।
और खालिस्तानी स्वर्ण मंदिर में क्या कर ले रहे हैं, शरण ले रहे हैं। क्योंकि स्वर्ण मंदिर में ये प्रावधान था कि कोई भी वर्दीधारी पुलिस या आर्मी वाला कोई मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, ये प्रावधान था। और खालिस्तानियों ने स्वर्ण मंदिर को अड्डा बना दिया था, और सिख जो मंदिर कमेटी थी उन्होंने भी सपोर्ट किया था उन खालिस्तानियों का, सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ। अब इंदिरा गांधी जी ने कहा कि धर्म बाद में, पहले क्या है, देश है। और इंदिरा गांधी जी ने आर्मी को आदेश दिया कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरा आदेश है, कोई धर्म नहीं है, पहले देश है, राष्ट्र है हमारे लिए, मंदिर पे क्या कर दो, ऑपरेशन कर दो। अब सेना जब घुस जाती है ना, चाहे आतंकवादी हो, चाहे खालिस्तानी हो, चाहे पाकिस्तान हो, सेना को बस आदेश आना चाहिए। कल मैंने एक इंटरव्यू देखा था, बीएसएफ का जवान था, उन्होंने सीमावर्ती जैसलमेर हमारे राजस्थान गया था, उन्होंने कहा कि जल्द ही आदेश मिलने वाला है और हमने हर तरीके से तैयारी कर ली है ना, हर तरीके से तैयारी कर ली है, और जवाबी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सैन्य कार्रवाई की जाएगी। और देख लेना आने वाले समय में जल्द ही पाकिस्तान को ध्यान रखना, पाकिस्तान को जो ये पहलगाम पे आतंकी हमला हुआ है, इसका परिणाम पाकिस्तान को ध्यान रखना, तड़पा तड़पा के मारेगा आपकी बार देश। अब बोल रहे कि सिंधु जल समझौता समाप्त कर दिया है तो भारत पानी कैसे रोकेगा। अब देखो कितने लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, मति खराब हो गई है कि भाई 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। अरे सरकार है 1980 वाली और 1990 वाली और 2000 वाली सरकार नहीं है, अभी ये मोदी गवर्नमेंट है 2025 की, ध्यान रखना। मेरी बात सुनो, ये मरुस्थल पड़ा है, सूखा बेचारा है ना, इसकी किस्मत खुल गई है। मान लो कि राजस्थान की किस्मत खुल गई है, गर्मी में हमारे पास में पीने का पानी नहीं है, लेकिन जब ये सिंधु नदी वाला जल आ गया ना, तो देख लेना विश्व का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश ये मरुस्थल बन जाएगा। अब सोच रहे कि 5 साल लगेंगे डैम बनाने में। भारत ने क्या कहा है कि भाई गर्मी में पानी रोक लेंगे, बरसात आएगी तो जल छोड़ देंगे, पाकिस्तान डूब के मरेगा। पहले तो प्यास से मरेगा, उसके बाद में जल से डूब के मरेगा, ये बात है। तो इसमें क्या है, नदी हमारी है, हमारी खानदानी है भाई, हमारे पूर्वजों की है। अब चीन ने ऊपर नीचे का है, क्योंकि आपको पता है कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, मानसरोवर झील। अब चीन ने कहा है कि पाकिस्तान का पानी रोकोगे तो हम सिंधु नदी का उद्गम स्थल ही रोक देंगे। तो भारत ने कहा कि अब तेरी इतनी औकात नहीं है, क्योंकि चीन को ध्यान रखना, भारत ने ऊपर, तो चीन के ऊपर कौन है, रूस है, और रूस भारत का खास मित्र देश है। यदि चीन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो दोनों तरफ से कूट कूट के मारेंगे, ध्यान रखना अब की बार चीन। तो आपने ये कोई भी न्यूज में सुना है क्या कि चीन ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया? नहीं, तो हर बार चीन अंगुली कर देता है कि भाई पाकिस्तान मेरा भाई है, हर बार। अब की बार आपने कभी कोई न्यूज पे या ट्विटर पे देखा है क्या कि चीन ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया? नहीं, क्योंकि भारत की विदेश नीति मजबूत हो गई है, चीन भी डर रहा है। अमेरिका ने कहा उधर से हम आ जाएंगे, रूस ने कहा हम तो आपके साथ में है, एक साइड से भारत है ना, ऐसे भींच के मारेंगे चीन को, है ना। तो इसलिए चीन ने भी कहा कि भाई ये आतंकवादी गलत है, भारत ने ये जल समझौता रोक करके अच्छा काम किया, ठीक है ना। अब जो ये ना पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, क्या इसको समझा देता हूं, 2 मिनट लगेंगे बस, ठीक है ना, 2 मिनट समझ लो भाई, समझ में आ जाएगी। पॉकेट का मतलब है आप बटुआ रखते हो ना, बटुआ, उसे कहते हैं पॉकेट, जेब के अंदर, है ना। जेबी का मतलब है जेब, है ना, जेब के अंदर जो पर्स होता है उसे कहते हैं जेबी वीटो। अब समझना 1984 में इंदिरा गांधी जी ने स्वर्ण मंदिर पे ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया था, और इंदिरा गांधी जी की उसी कारण क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। इंदिरा गांधी जी के जितने भी संबंधी थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि भाई जो आपके बॉडीगार्ड है, जो सिख, इनको हटा दो, आपकी जान को खतरा है। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री हूं और जो मेरे बॉडीगार्ड है ना, उनके लिए मैं पहले हूं भाई, धर्म उसके बाद में, मेरे साथ वैसा नहीं हो सकता है। और एक दिन की समय की घटना है, इंदिरा गांधी जी की हत्या उसके अंगरक्षकों ने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। अब देश में माहौल खराब हो गया था। उसके बाद में इंदिरा गांधी जी के बाद में प्रधानमंत्री बनते राजीव गांधी जी, क्योंकि संजय गांधी की पहले मृत्यु हो गई थी। अब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो राजीव गांधी को लगा कि जो ये पंजाब क्षेत्र में खालिस्तानी है,
इनको ना बाहर से क्या मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, बाहर से इनके पास में पैसे आ रहे हैं। और पैसे किसके माध्यम से आ रहे हैं, डाक के माध्यम से। और पहले ये प्रावधान था कि सरकार के पास में पावर नहीं थी, सरकार के पास में शक्ति नहीं थी कि इस डाक को आप खोल के क्या कर सकते हो, चेक। तो 1985 में डाक घर एक विधेयक लेके आए थे कि भाई कोई भी विदेशी पार्सल आएगा, डाक आएगी भारत में, तो उसको हम क्या करेंगे, सरकार पहले चेक करेगी इसमें क्या है, इस पे कानून लेके आए थे। और सर्वाधिक विदेशों से डाक कहां पे आ रही थी, कनाडा से, पंजाब की। उस समय पर राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। और कानून जब बनता है, जब राष्ट्रपति उस पर क्या करता है, हस्ताक्षर करता है। तो ज्ञानी जैल सिंह ने डाक विधेयक अधिनियम पे क्या नहीं किए थे, हस्ताक्षर नहीं किए थे, और उस विधेयक को अपने जेब के अंदर डाल दिया था, अपने पॉकेट के अंदर डाल दिया था। इसलिए इसे कहते हैं जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखना, रामा स्वामी वेंकट रमन। रामा स्वामी वेंकट रमन, ठीक है ना, सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति। भाई इसको लिख देना, सर्वाधिक उम्र के राष्ट्रपति। भाई आपसे पूछ ले, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा, 4 पीएम का कार्यकाल देखा, ठीक है ना। लिखो भाई, इसको लिखो। नेक्स्ट है शंकर दयाल शर्मा। अब नाम आता है बस, और कुछ नहीं है। हाँ, शंकर दयाल शर्मा। अब देखो, राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये 3 राज्यों के क्या बन चुके राज्यपाल। लिखना चाहो तो लिख देना, इतना भी जरूरी नहीं है। 3 राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये 3 राज्यों के क्या बने हैं, राज्यपाल बने। उसके बाद में के आर नारायण जो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति है, के आर नारायण, ठीक है ना। आज इस टॉपिक को वही समाप्त कर देते हैं। के आर नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति, ठीक है ना। के आर नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति। उसके बाद में एपीजे अब्दुल कलाम, हाँ भाई, नीचे करूं, ले ये ले भाई, ठीक है ना। लिखो लिखो, थोड़ी स्पीड रखो यार लिखने में। नेक्स्ट है एपीजे अब्दुल कलाम। 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। कब है, 1997 में। अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा नहीं तो बोल दोगे कि सर, ठीक है ना। 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समझना साथियों, भारत के मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना। भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के दूसरे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना। और भारत के तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, ध्यान रखना, ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति है जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया था। बाकी 2 का तो क्या हो गए थे, अल्लाह के प्यारे हो गए थे, ठीक है ना। ये इतनी बातें लिखनी है। हाँ
अब देख, मैंने तो यही पढ़ा एपीजे अब्दुल कलाम, इतना ही पूछा एग्जाम में, यही पूछा गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना। भाई एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना। अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, इनका नाम बहुत लंबा है इसलिए शॉर्टकट में लिख दिया एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना। मिसाइल मैन, मिसाइल मैन, अरे पीछे वाद नहीं भाई, वाद नहीं, एक तो सीधा बैठ दो ना, वाद नहीं आनी चाहिए। मिसाइल मैन, प्रथम वैज्ञानिक, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति 1997 में भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है ना। 1997 में भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है ना। इसमें दो बातें और लिख देना, दूसरे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति, दूसरे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति, ठीक है ना। दूसरे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति, ध्यान रखना सबसे बेस्ट जोड़ी है ना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की, तो एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, ठीक है ना। अब समझना, वैज्ञानिक थे, अमेरिका ने कई पैसे है ना ऑफर में दिए थे अमेरिका ने कि भाई आप हमारे लिए काम करो, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा कि मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं, मैं देश के लिए काम करूंगा, ठीक है ना। अमेरिका ने, उस समय की बात है, ध्यान रखना उस समय की बात है, 1997 1990 के आसपास, उस समय अमेरिका ने फुल है ना पैसे का ऑफर किया था कि आप हमारे पास में आ जाओ, हम आपको क्या देंगे। अरे पीछे गुजर, जो नियत नहीं है पढ़ने की। अमेरिका ने ऑफर किए थे पैसे कि आप हमारे पास में आ जाओ, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई ये अविवाहित थे, इन्होंने कहा कि समय नहीं मिला मुझे शादी करने का, अपने लेब में व्यस्त थे। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन किया था, उस समय वो लाइन थी ना, तार लाइन होती थी ना, टेलीफोन थे, एपीजे अब्दुल कलाम जी को फोन किया था प्रधानमंत्री जी ने, फिर भी इन्होंने फोन अटेंड नहीं किया था, 3-4 बार फोन कर दिए, ध्यान रखना, फिर भी फोन अटेंड नहीं किया। फिर पता चला कि भाई प्रधानमंत्री जी का फोन आया है। भाई किस प्रधानमंत्री का फोन आना भी कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो फिर बात हुई और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मैं ही अविवाहित हूं, आप भी अविवाहित हो, आपको क्या बनना पड़ेगा, राष्ट्रपति बनना पड़ेगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय कारगिल का युद्ध हुआ और वाजपेयी जी पे आरोप लगा कि ये तो मुसलमान के खिलाफ है, तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान को क्या बनाऊंगा, राष्ट्रपति बनाऊंगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने मना कर दिया कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आना चाहता हूं, लेकिन वाजपेयी जी ने कहा है कि आप एक बार मेरे से मिलो, फिर बैठ करके निर्णय लिया, क्योंकि भारत का जो दूसरा परमाणु परीक्षण है ना वाजपेयी जी के समय, तो उसमें ध्यान रखना कलाम जी का महत्वपूर्ण हाथ है, ध्यान रखना। अमेरिका ने मना कर दिया कि आप भारत परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। पूरी रूपरेखा किसने बनाई थी, वाजपेयी जी ने, एपीजे अब्दुल कलाम और वाजपेयी जी ने, ठीक है ना। प्रथम वैज्ञानिक मिसाइल मैन, कई बार प्रश्न पूछा गया है, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति है और दूसरे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति, ध्यान रखना एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल,
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भाई पुरस्कार लिखा दिया ना मैंने, हाँ? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है ना, प्रथम महिला राष्ट्रपति। महिला राष्ट्रपति, ठीक है ना। उसके बाद में बस नाम याद रखने आपको ना। उसके बाद में रामनाथ कोविंद, ठीक है ना, रामनाथ कोविंद याद रखना। हाँ लिख देना भाई, रामनाथ कोविंद। ठीक है ना। दूसरे कोविंद है भाई, कोविंद। मैंने सही लिखा, गलत नहीं लिखा है। दूसरे दलित राष्ट्रपति, कोविंद, रामनाथ कोविंद, ठीक है ना, रामनाथ कोविंद ध्यान रखना। अब उसके बाद में वर्तमान में लिख लेना बातें कम करो, लिखो भाई इस टॉपिक को। अभी क्लास का समय पूरा हो गया, इसको समाप्त करते हैं, ठीक है ना। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। अब द्रौपदी मुर्मू में 2-4 लाइनें लिखेंगे क्योंकि वर्तमान में राष्ट्रपति है, ठीक है ना। व्यक्तिगत रूप से 15 नंबर की और पद के रूप से 16 नंबर की क्या है, राष्ट्रपति है, ठीक है ना। व्यक्तिगत रूप से आप काउंट कर लो, 15 ही होंगे राष्ट्रपति, ठीक है ना। मैंने एक एक राष्ट्रपति के बारे में आपको बताया, नाम लिखे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें तो ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है, ध्यान रखना। और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। इसको लिखो भाई, द्रौपदी है ना, द्रौपदी लिखना, लिख दिया ना यहां तक। अरे आवाज मत करो भाई, आवाज क्यों कर रहे हो। द्रौपदी है ना मुर्मू लिखना। व्यक्तिगत रूप से 15वें व पद के रूप से सोलहवें राष्ट्रपति, ठीक है ना भाई। द्रौपदी है, ध्यान रखना, द्रौपदी नहीं है, द्रौपदी, द्रौपदी है ना मुर्मू, दी है भाई, दी है ना, द्रौपदी, ठीक है। पद के रूप से ये 15 नंबर की, सॉरी 16 नंबर की, और व्यक्तिगत रूप से 16 नंबर की, ध्यान रखना, राष्ट्रपति है। और दूसरी महिला राष्ट्रपति है, ध्यान रखना, क्या है, दूसरी। महिला राष्ट्रपति, प्रथम है आदिवासी प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, ठीक है ना।
अब ध्यान रखना, द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ है उड़ीसा के मयूरगंज में, ठीक है ना। उड़ीसा में एक जिला है, वाद नहीं भाई, उड़ीसा में ध्यान रखना प्रश्न पूछा जा सकता है। उड़ीसा के मयूरगंज में एक जनजाति है, ध्यान रखना, उस जनजाति का नाम है संथाल। संथाल जनजाति से इनका संबंध है, ध्यान रखना, ठीक है। बीजेपी पार्टी से इनका संबंध है। और ये ध्यान रखना, झारखंड की, ध्यान रखना, 2015 से लेकर के 2021 तक झारखंड की क्या थी, राज्यपाल थी। ठीक है ना, तो इनका संबंध लिख देना, उड़ीसा के मयूरगंज, संताल जनजाति, ध्यान रखना, जनजाति का नाम भी याद रखना है इनका, ठीक है ना। संबंध है उड़ीसा राज्य, इनका संबंध है उड़ीसा से, जनजाति है संथाल, जनजाति, ठीक है ना, जनजाति से इनका संबंध है। अब देखो, पहले ये राज्यपाल बनती है, ना। अब देखो मेरी बात सुनो, ये राष्ट्रपति बनने से पहले 2015 से लेकर के 2021 तक, ठीक है, 2021 में क्या बनती है, ये ध्यान रखना, 2015 से लेकर के, इसको पहले लिख देना, है ना, 2015 से 2021 तक ये झारखंड की क्या रहती हैं, झारखंड की राज्यपाल थी, राज्यपाल, ठीक है ना। ये विधायक भी रह चुकी है, इनका संबंध है बीजेपी से, किससे है, बीजेपी, ठीक है ना। ये आपके राष्ट्रपति, प्रमुख राष्ट्रपति, ध्यान रखना, आप काउंट कर लेना, व्यक्तिगत रूप से 15 है और पद के रूप से 16, ठीक है ना। एक क्यों ज्यादा है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार चुने गए, ठीक है ना। साथियों, ये आपके राष्ट्रपति वाला टॉपिक क्या हो जाता है समाप्त। कल एक टॉपिक में क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति, और एक टॉपिक में क्या हो जाएंगे, प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।